हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और 4 मेजर टाइप्स के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें से हम लोगों ने लिपिड की स्टडी स्टार्ट किया था, ठीक है। जो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे लिपिड्स के बारे में, वहां पे मैंने आपको बताया कि लिपिड्स जो होते हैं दे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हमने वहां पे बात की, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सिंपलेस्ट लिपिड के बारे में बताया, दीज आर द फैटी एसिड्स, ठीक है। और ये फैटी एसिड्स जो होते हैं वो अदर लार्ज साइज के जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मैंने आपको फैटी एसिड्स के बारे में बताया कितने तरीके के फैटी एसिड्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, कि उनमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं उनके अकॉर्डिंग हमने फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। इसके अलावा जब मैंने आपको लिपिड की स्टडी कराना शुरू किया था, मैंने आपको लिपिड पढ़ाना जब शुरू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड्स होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी सेल्स में। जैसे कि वो स्ट्रक्चरल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह फंक्शन करते हैं, कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लिपिड डिराइव्ड विटामिन जो होती हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको लिपिड डिराइव्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना हो तो मेरा जो सेल सिग्नलिंग वाला लेक्चर है वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ कि किस तरह से जो लिपिड्स होती हैं, खास करके जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं, वो लिपिड डिराइव्ड सेकेंडरी मैसेंजर बनाने में किस तरह से हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं जो लिपिड्स परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग लिपिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनको कितने टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें, ब्रॉडली अगर हम लोग क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, तो 2 तरह के लिपिड्स होते हैं जो हमारी सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। मेजर, एक को हम लोग कहते हैं स्टोरेज लिपिड या स्टोर्ड लिपिड, स्टोरेज लिपिड्स, और दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल लिपिड्स, स्ट्रक्चरल लिपिड्स। इन दोनों की हमको मेजर स्टडी करनी है। इसके अलावा मैंने आपको जो भी फंक्शंस बताए हैं उनके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे, ठीक है। हम स्टोरेज लिपिड और मेम्ब्रेन लिपिड की स्टडी इसलिए करेंगे क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हमें इनका ही काम पड़ने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज लिपिड। स्टोरेज लिपिड्स ऐसी लिपिड्स होती हैं जो कि सेल्स में स्टोर्ड होती हैं, दे आर स्टोर्ड इन द सेल्स, स्टोर्ड इन द सेल्स। अब ये सेल में स्टोर रह के क्या काम करेंगी, दे प्रोवाइड द एनर्जी, मतलब ये मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम करेंगी, ठीक है। और ये जब स्टोर होती हैं सेल्स में तो बेसिकली 2 फॉर्म्स में स्टोर होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फैट और दूसरे होते हैं ऑयल। इसका मतलब नेचुरल फॉर्म में जब भी हमको स्टोर्ड फैट या स्टोर्ड लिपिड की जब हम लोग बात करेंगे तो वो 2 टाइप्स में मिलेंगी, या तो फैट के फॉर्म में हमको मिलेंगी या फिर ऑयल के फॉर्म में हमको मिलेंगी, ठीक है। और अब ये फैट और ऑयल क्या होते हैं, किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो सिंपलेस्ट स्टोर्ड लिपिड होती है, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म, फैट या ऑयल का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, इट इज द ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, या जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में टैग लिखेंगे, ठीक, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, जो स्टोर्ड लिपिड होती हैं वो ज्यादातर फैट या फिर ऑयल के फॉर्म में स्टोर होती हैं, ठीक है। और ये फैट और ऑयल्स मिल करके बने होते हैं किनसे, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल से। मतलब बहुत सारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल अगर किसी सेल में डिपॉजिट हो जाए तो वह या तो वो ऑयल के फॉर्म में दिखेगा या फिर फैट के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो 2 मेजर स्टोरेज फॉर्म हो गए यहाँ पे। तो अब ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते क्या हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं जिनसे हमारी स्टोरेज लिपिड्स बनती हैं, ठीक है। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, सबसे पहले इसका नाम हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल,
इनके नाम से सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमको समझ में आ रहा होगा दैट इज द ग्लिसरॉल। इसका मतलब इनका जो बैकबोन मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक, उसके बाद बात आते हैं एसाइल पे। ठीक है, एसाइल चेन, मैं जब आपको बता रहा था फैटी एसिड, तो मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड जो होती हैं एक लंबी चौड़ी एसाइल चेन होती है। एसाइल का मतलब ये होता है जहां पे बहुत सारे CH2 ग्रुप्स प्रेजेंट हों, उस पूरी चेन को हम लोग कहते हैं एसाइल चेन। जैसे कि ये मैंने आपको बताया होगा CH2 CH2 CH2, ठीक है, लास्ट में एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा फैटी एसिड का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। तो ये पूरी चेन जो थी यहाँ पे, ये क्या थी, एसाइल चेन। ठीक, और एक एसाइल चेन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये मिलकर के हमारा क्या बनाया था, फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो यहाँ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में क्या है, ग्लिसरॉल है और एसाइल है, एसाइल चेन है, इसका मतलब फैटी एसिड की चेन है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे निकल करके आएगी। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में क्या क्या होगा, एक तो ग्लिसरॉल हो गया हमारा बैकबोन मॉलिक्यूल और दूसरा फैटी एसिड होगा इसके पास। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल और क्या है, फैटी एसिड है। कितने हैं, यहाँ पे ट्राई लगा हुआ है, ट्राई का मतलब मैंने आपको बताया था 3। इसका मतलब 3 फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ में आकर के जुड़ेंगे तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होगा वो क्या बनाएगा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, किस तरह से बनता है थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से जो हमारा ग्लिसरॉल होता है उससे फैटी एसिड्स जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल मैंने आपको बताया था कि 3 कार्बन का एक एल्कोहल होता है। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, कार्बन 1 2 और 3। ठीक है, फार्मूला होता है CH2OH CHOH और CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा CH2 हो गया, ये CH हो गया और ये CH2 हो गया। ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लिसरॉल का, वहां से आकर के फैटी एसिड्स जुड़ते हैं, पहले कार्बन नंबर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरह से आकर के फैटी एसिड्स जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 यहाँ से आकर के एक फैटी एसिड जुड़ेगा और ये जो मैं यहाँ पे जिग जैग लाइन बना रहा हूँ ये पूरी एसाइल चेन है, ये पूरा CH2 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 ये जुड़ा हुआ है, लास्ट में क्या है, CH3। सिमिलरली यहां से भी आकर के एक फैटी एसिड जुड़ेगा और इसी तरह से कार्बन नंबर 3 से भी एक फैटी एसिड आकर के जुड़ता है। ठीक, 3 फैटी एसिड्स आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो फैटी एसिड की चेन है इसको कहीं कहीं पे R1 R2 और R3 से भी डिनोट करते हैं। तो ये पूरी चेन ना दिखा के आपको R1 R2 और R3 दिखाया जाता है। तो कुछ इस तरह से जब फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ में जुड़ते हैं, ये पूरी बैकबोन क्या है, ग्लिसरॉल की है और ये फैटी एसिड्स आकर के जुड़े हुए हैं, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल यानी कि टैर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं कि जब फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल से आकर के जुड़ते हैं तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है और ये किस बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे जुड़ते हैं। ठीक है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जब एक एल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। ठीक, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो एस्टरिफाइड प्रोडक्ट होते हैं किसके, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। या फिर हम कह सकते हैं कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनते कैसे हैं, बाय द एस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन से बनते हैं और जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में जुड़ते हैं, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है जिसके थ्रू ये जुड़े हुए हैं, इसको कहा जाता है ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। ठीक, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, ईस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, ईस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ईस्टर बॉन्ड एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, इसका केमिकल नेचर क्या होगा वो हमें इस स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ठीक है, तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे हमें कोई चार्ज नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि
फैटी एसिड्स का जो चार्ज ग्रुप था, जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप था, वो तो इंगेज हो गया यहाँ पे बॉन्ड बनाने में, जो कि ईस्टर बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है, इसका केमिकल नेचर क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब वाटर इनसॉल्युबल होगा। हाइड्रोफोबिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लंबी CH2 वाली चेन है, अल्काइल चेन है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का हो गया। हाइड्रोफोबिक नेचर का हो गया, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, और क्योंकि ये न्यूट्रल है इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये अनचार्ज होगा। ठीक, तो इसका मतलब ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में मैंने कहा कि 3 फैटी एसिड्स जुड़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ये तीनों फैटी एसिड सिमिलर हो सकते हैं, मतलब एक ही तरह के फैटी एसिड हो सकते हैं, मतलब कार्बन नंबर 1 पे जो फैटी एसिड जुड़ा है वो, कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा है वो, और कार्बन नंबर 3 पे जो जुड़ा है, ये तीनों एक तरह के फैटी एसिड होते हैं या फिर अलग अलग फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो फैटी एसिड्स यहाँ से जुड़ते हैं, ये एक तरह के भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह के फैटी एसिड जुड़े हैं, सिमिलर फैटी एसिड जुड़े हैं या अलग अलग फैटी एसिड जुड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। ठीक है, तो पहला क्लास जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, सिंपल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, सिंपल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल और मिक्स्ड ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, सिंपल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल की खास बात ये होती है कि इनके पास क्या होता है, हैविंग सेम फैटी एसिड ऑन all 3 carbons, तीनों कार्बन पे सिमिलर फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब अगर पहले कार्बन से जाकर के पामीटेट जुड़ा है तो बाकी के 2 कार्बन जो होंगे वहां से भी पामीटेट ही जुड़ा होगा। ठीक है, मिक्स्ड में क्या होगा, इनके पास 2 और मोर फैटी एसिड्स, 2 या 2 से ज्यादा फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब कार्बन नंबर 1 से कुछ और जुड़ा होगा। ठीक है, कार्बन नंबर 2 से कुछ और जुड़ा होगा, कार्बन नंबर 3 से कुछ और जुड़ा होगा, इस तरह से इनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब कभी भी फैट की हाइड्रोलिसिस होगी या ऑक्सीडेशन होगा, या फैट जब एनर्जी फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाएगा तो किस तरह से वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल स्टोर होता है वो एक एक करके टूटता है। ठीक है, और जब ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल टूटता है तो वो फैटी एसिड्स रिलीज करता है। ठीक है, और इन्हीं फैटी एसिड्स का आगे चल के क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कैसे होती है हम लोग मेटाबॉलिज्म में इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि जो स्टोर्ड फॉर्म होता है लिपिड्स का जो स्टोर्ड फॉर्म होता है, या तो वो फैट होता है और या फिर ऑयल होता है, फैट होता है या फिर ऑयल होता है। ठीक है, फैट होता है या फिर ऑयल होता है, और दोनों ही मैंने आपको बताया कि ये भी ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है, ढेर सारा ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल इसमें भी डिपॉजिट हुआ है, और ये भी क्या है, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल ही है। ठीक, दोनों ही ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है। तो क्यों यहाँ पे ये फैट के फॉर्म में है और क्यों यहाँ पे ये ऑयल के फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। अगर हम लोग फैट की फिजिकल स्टेट की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग फैट को देखेंगे तो ये हमें वैक्सी सॉलिड जैसा दिखेगा, वैक्सी सॉलिड होगा ये। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। और अगर वहीं हम लोग रूम टेम्परेचर पे ऑयल की बात करें तो ये हमको लिक्विड फॉर्म में दिखेगा, ये लिक्विड होता है। ठीक है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, लेकिन है दोनों ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल ही। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि ऑयल में जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है, और फैट में जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है वो वैक्सी सॉलिड है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको, जब मैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि लिपिड में जो फैटी एसिड का कंपोजिशन होता है वो डिसाइड करता है कि जो हमारा लिपिड है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा या फिर सॉलिड फॉर्म में रहेगा। मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा हैं
तो वो फ्लूइडिटी को प्रमोट करते हैं, और अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं तो वो वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में लेकर के जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो मैं आपसे बात करूँ अगर फैट की, तो यहाँ पे जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होंगे इनमें क्या होगा, इनमें ज़्यादा हैविंग हायर अमाउंट ऑफ लॉन्ग चेन बड़ी चेन होगी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जहां पे भी होंगे वो फ्लूइडिटी को डिक्रीज करेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसीलिए फैट में जो हमारे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हैं वो वैक्सी सॉलिड बनाते हैं उसको, क्योंकि वहां पे लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक। फिर अगर हम लोग बात करें ऑयल्स की, तो ऑयल में क्या होगा, जो हमारे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट हैं उनके पास में हैविंग हायर अमाउंट ऑफ शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनके पास शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं। इसीलिए जो ऑयल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती हैं वो टाइटली पैक नहीं हो पाती हैं और वो फ्लूइड बनाती हैं, लिपिड्स को, फ्लूइडिटी को प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो फैट्स और ऑयल ये स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, सारी सेल्स में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल स्टोर नहीं होता है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। खास करके अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात करें, इन वर्टिब्रेट्स में अगर हम लोग लिपिड डिपोजिशन की बात करें तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और वो सेल्स कौन सी होती हैं, एडिपोसाइट्स। और प्लांट्स में अगर हम लोग बात करें तो जो लिपिड डिपोजिशन होता है या ऑयल डिपोजिशन होता है वो ज़्यादातर जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है, ठीक है। और इन दोनों के पास ही स्पेसिफिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि लिपिड का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, और जहां से उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, लिपिड ब्रेकडाउन की अगर हम लोग बात करें, लिपिड ब्रेकडाउन के लिए अगर हम लोग एंजाइम की बात करें तो वहाँ पे सेल्स के पास में, खास करके एडिपोसाइट्स के पास में और जर्मिनेटिंग सीड्स के पास में स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जिनको हम लोग लाइपेजेज बोलते हैं, ठीक है। और ये लाइपेजेज क्या करते हैं, ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के पास 3 फैटी एसिड्स हैं, तो ये लाइपेजेज क्या करते हैं, एक एक फैटी एसिड्स वहां से निकालते हैं, ठीक है। और हर एक कार्बन पर, मतलब कार्बन नंबर 1 पे जो फैटी एसिड जुड़ा है उसको निकालने के लिए डिफरेंट लाइपेज होगा, 2 पे जो फैटी एसिड जुड़ा है उसको निकालने के लिए डिफरेंट लाइपेज आएगा, और 3 पे जो फैटी एसिड जुड़ा है उसको निकालने के लिए डिफरेंट लाइपेज आएगा। इसकी बात हम लोग फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में बहुत डिटेल में करेंगे कि किस तरह से लिपिड टूटता है, फैटी एसिड रिलीज होता है और फिर एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी बात थी स्टोर्ड लिपिड की, कि जो स्टोर्ड लिपिड होते हैं वो किस तरह से हमारी सेल के अंदर स्टोर्ड रहते हैं, किन किन फॉर्म में, वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं, उनको बनाने वाली यूनिट क्या है, दैट इज द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को बनाने वाली यूनिट क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कैसे जुड़े होते हैं, तो ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी चर्चा रही स्टोर्ड लिपिड के बारे में, ठीक है। तो दूसरी टाइप की जो लिपिड मैंने आपको बताया, दीज आर द स्ट्रक्चरल लिपिड्स। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल लिपिड भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब मैं आपको मेम्ब्रेन लिपिड्स पढ़ा रहा था, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो मैं इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको स्ट्रक्चरल लिपिड के बारे में। स्ट्रक्चरल लिपिड्स, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चरल लिपिड्स की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेल के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, इन्वॉल्व्ड इन सेल स्ट्रक्चर, सेल को ऑर्गेनाइज करने में, सेल का स्ट्रक्चर बनाने में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो लिपिड्स पाई जाती हैं ये मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन्स का मतलब ये हुआ जो भी मेम्ब्रेन हमारी सेल्स में प्रेजेंट है, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो, जो भी मेम्ब्रेन वहाँ पे है, वहाँ पे ये लिपिड्स पाई जाएंगी। इसीलिए इन लिपिड्स को मेम्ब्रेन लिपिड्स भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स,
ठीक। और मेम्ब्रेन लिपिड्स की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश करूं अगर मैं आपको, तो मैंने आपको बताया था दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स, उसमें हमारी फॉस्फोलिपिड्स आती हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आप लोग वो लेक्चर जरूर देखिए, सेल मेम्ब्रेन वाला, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्फिंगोलिपिड्स हैं, अलग से लेक्चर ही बनाया हुआ है इसके ऊपर मैंने। स्फिंगोलिपिड्स, स्टेरॉल्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ग्लाइकोलिपिड्स बहुत डिटेल में मैंने पूरा लेक्चर इनके बारे में बनाया हुआ है, ठीक है। ये सारी जो होती हैं ये स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे, इनका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। कौन कौन टाइप की हमारी स्फिंगोलिपिड्स हैं, कितने तरह की हमारी फास्फोलिपिड्स हैं, फास्फाटाइडल कोलिन, फास्फाटाइडल एथनोलिमिन कहाँ पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने उस लेक्चर में वहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग लिपिड्स को क्लासीफाई करें तो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक को हम लोग स्टोरेज लिपिड और दूसरे को हम लोग स्ट्रक्चरल लिपिड के क्लास में रखते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात रही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग थोड़ा सा लिपिड ड्राइव्ड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे इकोसोनोइड्स हो गए, कुछ लिपिड ड्राइव्ड विटामिन हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हम लोग थोड़ी सी बात बहुत शॉर्ट में हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन और उनके फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।